और बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से जुड़ी खबर से करते हुए ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री होने के साथ ही बीजेपी नेताओं में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। भाजपा के नेताओं को मिर्धा परिवार के और भी ज्यादा सदस्यों की बीजेपी में ज्वाइनिंग होने की चिंता सता रही है और इसे लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री अजय किलक ने मिर्धा परिवार की बीजेपी में एंट्री का कड़ा ऐतराज जताया। किलक ने कहा कि अगर डेगाना के विधायक विजयपाल मिर्धा और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये डेगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। वहीं ज्योति मिर्धा ने इन अटकलों पर मकराना में सभा के दौरान कहा कि मूल बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं को किसी तरह से आशंकित होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इस बात को ऊपर तक जानी चाहिए, ये बात कि यदि पार्टी ऐसा कुछ भी सोच रही है, या डेगाना के विधायक को लेने की सोच रही है, या डेगाना के पूर्व विधायक को भारतीय जनता पार्टी में लेने के लिए सोच रहे हैं, या उनको कोई टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये डेगाना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। मैं एक नए परिवार में आई हूं, भाजपा के परिवार में, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि लोगों ने कहा यहां क्या होगा, आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा, आप बीजेपी में आ रहे हो, आपका क्या होगा, आपके लोगों का क्या होगा, बीजेपी के जो हम मूल बीजेपी के लोग हैं हमारा क्या होगा। और उसके लिए कोई आपको अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास 90 के आसपास के हो गए हैं, अब बुढ़ापे में बचपन की बातें कर रहे हैं। ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में हैदराबाद में आज से 18 सितंबर तक कांग्रेस का महामंथन हो रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद रविवार को विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। हैदराबाद से रवाना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सीडब्ल्यूसी की यह पहली बैठक होगी। कुल मिलाकर 84 लोग इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जबकि 6 लोग स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों से मौजूद नहीं रहेंगे। इसके बाद रविवार को एक बैठक होगी जिसमें इन 84 लोगों के साथ साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता भी शामिल होंगे। तो इसके साथ साथ इस बैठक से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बताते चले, जहां पर इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा 2 पर भी चर्चा की गई, यानी कि जल्द ही एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा सकती है। तो 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की यह बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा की जा रही है, साथ ही साथ कई एजेंडे भी तैयार किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास 90 के आसपास के हो गए हैं, अब बुढ़ापे में बचपन की पुनरावृत्ति हो रही है और बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, कैलाश मेघवाल जी और सूर्यकांता जी दोनों की उम्र अब 90 के लगभग पहुंच गई है। मैं नहीं कहता, प्रेमचंद जी ने किताब में लिखा था कि अपनी एक स्टोरी में कि बुढ़ापा बहुधा बचपन की पुनरावृत्ति होता है, और बचपन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। किसने साइड में रखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित उम्र के बाद भाजपा नित्य नूतन नए लोग आते रहे, नए लोगों को अवसर मिलता रहे। जो परिवारवादी पार्टियां वो केवल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम देश के लिए काम करते हैं। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम देश के को क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं।
तो ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में एआईसीसी अजमेर संभाग की ऑब्जर्वर किरण चौधरी टोंक पहुंची, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में टिकट दावेदारों से बातचीत की और इस दौरान निवाई विधायक प्रशांत बैरवा और उनरिया विधायक हरीश मीणा भी डीसीसी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में किरण चौधरी ने बताया कि दावेदारों से फीडबैक लेकर आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस दौरान चौधरी ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर निशाना भी साधा। हमने ये देखा है, अभी मैं सारे राजस्थान के अंदर 7 जो हैं लोकसभा मुझे दी गई हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, पहली बार ये मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि किसी भी तरह से एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार की नहीं। तो ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। परिवर्तन यात्राओं के समापन पर सूरजपुरा में 25 सितंबर को पीएम मोदी सभा करेंगे, जिसके लिए सभा स्थल पर आज बीजेपी ने भूमि पूजन भी किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि परिवर्तन यात्राओं में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता ने मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा नहीं बनकर अभी परिवर्तन यात्रा राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है और जिस प्रकार का सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और स्वागत किया है जनता ने, वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। जनता ने संकल्प ले चुका है कि इस भ्रष्ट लुटेरे सरकार को जड़कर उखाड़ के फेंक देने का संकल्प लोगों ने लिया है, जनता जनार्दन ने लिया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, राजेश कल जो धन्यवाद ईडी का रेड हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री का एकदम नजदीकी आदमी, जिसको राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बनाया था, स्वयं मुख्यमंत्री। और करेंगे अगली खबर का। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की ईआरसीपी के मुद्दे पर एंट्री हुई है। करौली दौरे पर आए अन्ना हजारे ने टोडा भीम के महसवा गांव स्थित कुठीला वाले बालाजी के पास आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान कई क्षेत्रीय नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। अन्ना बोले, अगर जरूरत पड़ी तो वे ईआरसीपी के लिए आंदोलन करेंगे। दरअसल राजस्थान की सियासत में इन दिनों ईआरसीपी का मुद्दा गरमाया है। सभा संबोधन के दौरान अन्ना ने कहा कि 22 जिलों के लिए परियोजना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की भी मांग की। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर 22 जिलों के लोग डटे रहेंगे तो वो भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार है। 40 साल के बाद 2 कदम आपके आगे होगा, ठीक है। लेकिन मेरा जीवन में समाज करिए, कोई पक्ष नहीं करते नहीं। जब तक जीना है समाज से ले लेना, जब तक जीना है देश से ले लेना, और समाज और देश के लिए अगर सरकार नहीं मानती तो फिर दूसरा रास्ता नहीं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राठौड़ ने किसे खरी खरी सुना दी। सीकर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सूर्यकांता व्यास के बयान पर कहा कि वे हमारी वरिष्ठ नेता हैं। उनके बयान को अलग तरह से पेश किया जा रहा है। कई बार किसी निर्वाचन क्षेत्र में काम होने पर तारीफ भी कर दी जाती है। गोविंद सिंह डोटासरा पर भी राठौड़ ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे 3 बार चुनाव जीतकर तुर्रम खाब बने घूमते हैं। मैं 7 बार चुनाव जीतकर भी कार्यकर्ता हूँ। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो बड़े नेता हैं और मैं छोटा नेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। उन्होंने किस विपक्ष में ये बात कही, उसको तोड़ मरोड़ करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया। सूर्यकांता व्यास जी हमारी सीनियर मोस्ट विधायिका है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है और मैं नहीं समझता कि इससे कोई विग्रह की बात हो। देखिए, जिस भाव से उन्होंने, जिस कंटेस्ट से उन्होंने कहा, कई बार अगर सरकारें कोई अच्छा काम किसी के निर्वाचन क्षेत्र में कर देती हैं
दूसरे के लिए कहता है ये काम अच्छा हुआ, उसको ये कर, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर दी। जी सर, भाजपा पहली बार राजस्थान में, ये हमारे पास जब दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता का चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 5 साल काम करती है, संगठनात्मक भी करती है और सामाजिक तौर पर भी करती है। अभी कोविड के अंदर आपने देखा होगा सामाजिक सारोकारिता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह खड़ा रहा। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जिनके पास आज भी कांग्रेस की डीसीसी और कांग्रेस की ब्लॉक के अध्यक्ष तक गठित नहीं है, उनका थैले में हमारा संगठन नहीं चलता। इसलिए हम संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते, और संगठन चुनाव लड़ेगा तो संगठन का ही तय करेगा कि कब किस समय उनको क्या निर्णय। और अब बात करप्शन पर एसीबी के एक्शन की करेंगे। जयपुर एसीबी ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है। एसीबी की टीम ने नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 123 के पार्षद को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी के बाद उसके घर और ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और उसकी संपत्ति की जांच की जा रही है। कार्रवाई पर एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि परिवादी के मकान निर्माण कार्य में व्यवधान नहीं करने को लेकर पार्षद ने रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद आरोपी पार्षद को कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। तो वही भरतपुर के लखनपुर थाना अधिकारी को एसीबी धौलपुर के द्वारा कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लखनपुर थाना अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी के मामले में मदद करने और वापस रुपए दिलाने के एवज में 25,000 की रिश्वत मांगी गई थी और 20,000 रुपए के मामले में तय किया गया था। इसी शिकायत पर परिवादी द्वारा धौलपुर एसीबी ने कार्रवाई की और इसका सत्यापन कराया गया और सही मिलने पर शनिवार को लखनपुर थाना प्रभारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल यहां वक्त चला जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसे हरियाणा के मानेसर से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान मोनू मानेसर ने कई बड़े खुलासे किए। उसका कहना है कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही अपहरण और हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। मोनू मानेसर का कहना है कि जुनैद नासिर की हत्या के बाद वो देश से फरार हो गया था। फरार होकर मोनू बैंकॉक पहुंच गया था। इस बात का खुलासा उसके मोबाइल फोन से हुआ है, जहां मोनू अय्याशी कर रहा था। वहीं आरोपी मोनू मानेसर का सिग्नल चैट भी सामने आया है, जिसमें मोनू लॉरेंस गैंग से जुड़ने की बात कर रहा है। मोनू मानेसर लॉरेंस के भाई अनमोल से लगातार संपर्क में था। इसका भी खुलासा पुलिस के सूत्रों के अनुसार हुआ है। और रुक लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिसलपुर बांध में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। एक मजदूर का शव बांध से निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे मजदूर की तलाश जारी है। तो मछली पकड़ने ये मजदूर गए हुए थे और इसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। नाव पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे मजदूर के लिए लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं दौसा में गौ तस्करों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर घायल हो गए, जिसमें एक तस्कर को गोली भी लगी है। दरअसल बीती रात सदर थाना अधिकारी गौरव प्रधान के नेतृत्व में एक टीम नांगल बैरसी रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान कैंट्रा गाड़ी में कुछ लोग गौ तस्कर कर रहे थे। जैसे ही पुलिस की गश्ती दल वहां पर पहुंची तो गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई। इसके बाद गौ तस्कर गाड़ी में बैठकर भागने लगे, लेकिन उनकी गाड़ी फंस गई तो वे खेतों की तरफ पैदल ही भाग गए। रात के समय हुई फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी थी। इसके बाद रात से ही डीएसटी, क्यूआरटी, कोतवाली और कंट्रोल रूम के जाब्ते को मौके पर बुलाया गया और गौ तस्करों के तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू किया गया। सुबह डीएसटी टीम को 3 गौ तस्कर दिखाई दिए। जैसे ही डीएसटी के जवान गौ तस्करों को देखे वो भागने लगे और इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई।
देखा कि एक कैंटर गाड़ी में कुछ लोग गाय को भर रहे हैं। जब बावर्दी जाब्ते को देख के उनको रोकने का प्रयास किया तो उनमें से पुलिस पर फायर किया। जवाबी पुलिस कार्रवाई में भी फायर किया गया था। इसके बाद वो बदमाश गाड़ी में बैठकर भागने लगे। तो गाड़ी को जब वो बैक कर रहे थे तो गाड़ी के पास बने गड्ढे में गाड़ी फंस जाने की वजह से गाड़ी उसमें फंस गई और बदमाश वहाँ से खेतों की तरफ भाग गए थे। तकनीकी सहायता के हिसाब से भी उनको घेरे में लेके रखा हुआ था। उसके बाद अपनी क्यूआरटी टीम, अपने वृत्ताधिकारी ब्रत दौसा और अपने कोतवाली SHO, कंट्रोल रूम का जाब्ता, सारी टीमें वहाँ इकट्ठा। और सुबह का ये पूरा घटनाक्रम है। रात से पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। सर्च अभियान के बाद में पुलिस की पूरी कार्रवाई हुई। सर, किस तरह की सूचना मिली थी आपको, क्या कार्रवाई की? थोड़ा ये करवा लो, उसके बाद करवाते हैं। कितने घायल हुए हैं ये 3 लोग घायल हुए हैं अभी। गोली कितने को लगी है? एक के गोली लगी है। बिल्कुल, एक की गोली लगी है, 3 घायल हैं। पुलिस अभी इनकी उपचार में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पूरी डिटेल बाद में बता दी जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और रुक करेंगे अगली खबर का। चंबल रिवर फ्रंट में हादसे के दौरान हुई युवक की मौत मामले में रिवर फ्रंट देखने गया युवक ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद हफ्ते भर चले इलाज के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने शव उठाने से इंकार करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही परिजनों ने सरकार से मुआवजे और नौकरी की भी मांग की। फिलहाल कोटा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। के कारण आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक जरा सी रेलिंग की कमी के कारण और 4 कतावलों के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि हमारे 3 बच्चे आज बिना पिता के हो गए। हम इस लापरवाही को देखते हुए इस डेढ़ उधर बारा के सीसवाली कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के पुराने भवन की मरम्मत के दौरान कमरे की छत ढह गई। छत के ढहने से वहां काम कर रहे 4 मजदूर मलबे में दब गए। छत ढहकर उसके नीचे मजदूरों के दबे होने की सूचना से आसपास हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने मजदूरों को मलबे से निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन पुराना भवन होने के चलते छत की मोटी पट्टियों के नीचे दबे मजदूर नहीं निकल सके। सूचना पाकर सीसवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर JCB मंगवाकर रेस्क्यू शुरू किया गया। तकरीबन 1.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में से 4 मजदूरों को निकाला गया, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। और खबर टोंक से है, जहां पर बम्बोर गांव के बाहर बुजुर्ग शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी मिलते ही ASP, CO और सदर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना करने लगे। साथ ही फोटोग्राफी भी करवाई गई। 65 साल के नेनूलाल गुर्जर का अपने खेत पर ही शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। यहाँ शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी। ASP ने कहा कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सदर थाना इलाके में बमोर गांव है। उस गांव के बाहर की साइड में सूचना मिली थी एक डेड बॉडी के वहां पड़े हुए होने की। सूचना पे मैं यहां पे आया, CO साहब आए, SHO साहब आए। तो यहां पे ये नेनूलाल गुर्जर हैं जो इसी गांव के निवासी हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, करीब 65 वर्ष के, और उनकी ये वो वाला जो खेत है वो उनका स्वयं का है। और यहाँ पे इसकी बाढ़ पे जो है उनकी उस जगह पे वो बॉडी पड़ी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी वेबसाइट से सट्टा खेलने वालों पर एक्शन लिया गया है। करनी विहार पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से लैपटॉप, 15 फोन और 16 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। गांधीपथ इलाके में लगातार ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार चल रहा था। इस खेल का भंडाफोड़ कर लिया गया। धोखाधड़ी और कई धाराओं में गिरफ्तार कर आरोपियों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधीपथ इलाके से ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला मजदूर से बाइक सवारों ने जमकर लूटपाट की। बाइक पर लिफ्ट देकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में महिला को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो महिला से बदमाशों ने लूटपाट की और उसके बाद बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। महिला मजदूर से बाइक सवारों ने जमकर लूटपाट की और इसके बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, क्योंकि महिला बेहोशी की हालत में मिली थी। फिलहाल वो कुछ भी कहने के लायक नहीं है। इलाज जारी है और पुलिस की ओर से भी लगातार फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो वहीं उदयपुर के हाथीपोल थाना इलाके के रेस्टोरेंट में आपसी कहासुनी के चलते तलवारबाजी की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी को आगे पीछे लेने की बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसमें एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो वही जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन का आज पीला पंजा गरजा। जेडीए बिल्डिंग में बायलॉज के विरुद्ध अवैध निर्माण करने पर 30 निर्माणाधीन अवैध विला पर कार्रवाई की गई। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जोन 2 में आकेड़ा चौकी के पास 17 अवैध विलास को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर 13 अवैध विलास को सील किया गया। दरअसल जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध अवैध निर्माण करने पर जेडीए प्रवर्तन शाखा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर है। जवाई बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। लगातार बारिश के चलते पानी का आवक बढ़ा हुआ है। लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जवाई बांध के अब तक 3 गेट खोल दिए गए हैं। 3-3 फीट तक ये गेट खोले गए। गेट नंबर 2, 4 और 10 को खोला गया है। जवाई कैचमेंट में बारिश से गेज और बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जवाई बांध से पानी छोड़ा गया है। जालौर में जवाई नदी के माध्यम से पानी दिया जाता है। जवाई नदी के किनारे बसे सभी गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं उन क्षेत्रों में पानी पहुंच सकता है और ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तो वही बांसवाड़ा में भी लगातार हो रही बारिश का असर सीधा सीधा जिले के सबसे बड़े डैम माही डैम पर पड़ा है। माही डैम के मुख्य अभियंता ने बताया कि माही डैम का जलस्तर 280 मीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डैम की भराव क्षमता 281.50 मीटर ही है। लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार सुबह डैम के 10 गेट एक-एक कर खोले गए। 1-1 मीटर ये गेट खोले गए हैं। इन गेट से इस समय तकरीबन 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जिन्होंने बताया कि 77 टीएमसी क्षमता वाले बांध में 72.48 मीटर पानी आ चुका है। बारिश और भी ज्यादा तेज हुई तो निश्चित रूप से गेट की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। बताते चले कि सीजन में ये पहला मौका है जब डैम के गेट खोले गए। मिडनाइट से ही लगातार बढ़ती जा रही है। 3-4 हज़ार क्यूसेक थी कल की तारीख में, और कल रात को काफ़ी पानी बढ़ने की वजह से आवक है जो 2,24,000 क्यूसेक 7 बजे पानी हमने देखा, और एवरेज जो आवक रही वो 34,000 ही है पूरे दिन की, मगर जो अभी लगातार आवक हो रही है वो हमारी 2 लाख से ऊपर हो रही है। और इस वजह से हम पूरे बांध की जो हाईएस्ट लेवल है 281.5, अभी हमारा लेवल है 280.60 हो चुका है। हम हमारा 281 लेवल मेंटेन रखेंगे। उसके अंदर पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बांसवाड़ा संभाग का सबसे बड़ा डैम माही बजाज सागर बांध के आज 10 गेट खोले गए हैं, जिसमें संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बटन दबाकर आज माही बांध सागर के 10 गेट खोले गए हैं, जिसमें माही बजाज सागर में 2 लाख क्यूसेक पानी की आवक हो रही है और गेटों से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आज इसको देखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी आए हैं और यहाँ जो आईजी है वो भी मौजूद है। यहाँ पे पुलिस ने पूरी सुरक्षा बंदोबस्त कर रखी है। इसी को देखने के लिए यहाँ भारी संख्या में भीड़ पहुंची है।
और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे ब्रेक के बाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा संभाग से खबर है, जहां पर सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के पीजी हॉस्टल में टूटी सड़क, गंदगी और अन्य समस्याओं को लेकर रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स आज भी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर रहे। लगातार दूसरे दिन भी रेसिडेंट के कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई। और ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर का आपको रुख करते हुए बताते हैं खबर, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अरुण हल्दर वर्ग की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट के लिए राजस्थान के दौरे पर हैं। चेयरमैन ने एसबीआई के अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं पर मंथन किया गया। इस दौरान चेयरमैन बोले कि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही आयोग से इस दिशा में विशेष पहल करते हुए वर्ग के सभी लोगों तक जन जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई। बाबा साहब ने जिस कारण से आरक्षण दिया गया है, ये आरक्षण को 100% काम पे लगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके कारण से इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करने के लिए सभी बैंकों का एक महान दायित्व बनता है। इसके कारण से हर बैंक को आप लोग के रीजनल स्तर पर हम लोग रिव्यू करने आया। और इसके दौरान आज जयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर बहुत सारे योजनाओं को सरकार के इम्प्लीमेंट करने का दायित्व बनता है। और अब एक नजर चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। इलेक्शन